हम लोग अब एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे एंड आई प्रॉमिस इसके बाद में सारे जितने भी आपके टॉपिक्स रहेंगे वो सारे टॉपिक तुम्हारे अकाउंट से रिलेटेड रहेंगे। आप बोलेंगे सर आप तब से बोल रहे हो अभी प्रैक्टिकल आएगा, बट बच्चों अब इसके बाद आप लोग जो देखोगे वो सारा तुम्हारे अकाउंट से रिलेटेड ही पार्ट होगा डेफिनेटली, ठीक है। बट ये थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट लास्ट का बाकी है, ये हम लोग खत्म करेंगे। ओके, अब हमको क्या देखना है बच्चों, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम लोग अब देखने वाले हैं क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, या सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ तो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन लेंगे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए आपके अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन के, ये सब बातें हमको देखनी रहेगी। Accounting means numerical qualitative presentation of business transaction of financial nature। ये क्या बोलता है, अकाउंटिंग क्या है? तो अकाउंटिंग इज न्यूमरिकल क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन। न्यूमरिकली पता है ना आपको, जिसको नंबर के टर्म्स में आप बता सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमरिकल, ठीक है। अकाउंटिंग मीन्स न्यूमरिकल क्वालिटेटिव प्रेजेंटेशन, ठीक है। देखो क्वालिटेटिव मतलब क्या, एक आप सिस्टमेटिक मैनर में उसको प्रेजेंट कर रहे हो। अच्छा, क्या प्रेजेंट कर रहे हो बताना, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऑफ फाइनेंशियल नेचर। फाइनेंशियल नेचर बोले तो क्या हो गया, जिनको आप इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू कर सकते हो। जैसे मैंने फर्नीचर लाया तो आप मनी के टर्म्स में उसको वैल्यू कर सकते हो। ओके, तो ये सब बोला जाएगा कि फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे, ठीक है। While recording accounting information in the books of account, we must observe the following qualitative characteristics of the accounting। मतलब जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं बताना, बुक्स ऑफ अकाउंट हम लोग हमारे प्रिपेयर कर रहे हैं या हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हमको हमेशा हमेशा ये क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें, तो देखो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब जो अकाउंटिंग के लिए आप लोग इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो ना, उस इंफॉर्मेशन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये चीजें हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहला रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है दैट मस्ट बी रिलायबल। ओके, तो रिलायबल का मतलब क्या है, हम उस पर ट्रस्ट कर पाना, ऐसी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद अब देखो ये डिटेल में आएगा, मैं सिर्फ ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ भाई। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए ये हम लोग देख रहे हैं। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला होना चाहिए रिलायबिलिटी। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना वो रिलायबल होना चाहिए, हम उस पर ट्रस्ट कर पाना, ऐसी आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकेंडली रेलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना वो रेलेवेंट चाहिए, इररेलेवेंट नहीं चाहिए, ठीक है। हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हुए डेफिनेटली वो हमारे लिए रिलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रहेंगे। एंड द ट्रांजैक्शन विच आर नॉट रिलेटेड टू आवर बिजनेस वो डेफिनेटली रिलेवेंट नहीं रहने वाले। तो बात याद रखना, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है दैट हैज टू बी रेलेवेंट। तो दो हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए, एक तो रिलायबिलिटी चाहिए, दूसरा रेलेवेंस चाहिए, थर्ड अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, जो भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है दैट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, है ना। मतलब आप नॉर्मली अकाउंटिंग करते क्यों हो, ताकि जो बंदा है, जो ओनर है बिजनेस का, उसको ये समझ सके या वो ये समझ सके कि उसके बिजनेस में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो वो एटलीस्ट अंडरस्टैंडेबल तो भी हो, उस बंदे को समझ में तो आना कि वो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है क्या चीज़, ठीक है। दैट मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल, डिटेल में नीचे आएगा। और लास्ट में कंपेरेबिलिटी, आप कंपेयर भी कर पाओ अलग अलग बिजनेस एंटरप्राइज के साथ या आपके ही किसी प्रीवियस ईयर के साथ में, आप उसको कंपेयर कर पाना, ये उसका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। नंबर 1 रिलायबिलिटी, नंबर 2 रेलेवेंस, नंबर 3 अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड नंबर 4 कंपेरेबिलिटी।
ठीक है। अब बस इन्हीं को हम लोग डिटेल में देखेंगे और फिर इसके बाद थ्योरी आपको नजर ही नहीं आएगा। ओके, चल सबसे पहले देखते रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या बोलता है वो? रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड एज वन of the two primary qualities, that is relevance and reliability। अगर तुमको कोई पूछे दो प्राइमरी क्वालिटीज कौन सी है आपके अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन की, ओके, बाकी कुछ हो मत हो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में बट दो बातें बहुत ही प्राइमरी लेवल की होती है या अटमोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। दो बातें, कौन सी दो बातें बताना? एक तो रेलेवेंस चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, और दूसरा दैट मस्ट बी रिलायबल ऑल्सो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होना मतलब हमको कोई डिसीजंस वगैरह लेनी है तो उसके लिए वो यूजफुल होना, रेलेवेंट होना, और दूसरी बात रिलायबल होना, ट्रस्ट वर्दी चाहिए आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिलायबिलिटी इज डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द टू प्राइमरी क्वालिटीज, ठीक है। दो क्वालिटीज में से एक होती है आपकी रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी एंड रिलेवेंस ये हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है। उसमें से क्या है? रिलायबिलिटी दैट मेक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग। देखो मैं आपको तब भी बताया कि आप लोग ये अकाउंटिंग करते क्यों हो, ताकि आप डिसीजन मेकिंग भी कर सको फ्यूचर में। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, देखो जब आप अकाउंटिंग करोगे then only you will be able to understand the point that whether you are earning profit in the business or not। आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये आपको कब पता चलेगा? जब आप एक्चुअल में अकाउंटिंग करोगे, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन है, आपको नहीं लगता कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए? नहीं तो आप कुछ भी इंफॉर्मेशन ला रहे, कुछ भी अकाउंटिंग कर रहे। तो मुझे एक बात बताना, जो आपका प्रॉफिट या लॉस का फिगर आएगा क्या वो ट्रस्ट वर्दी होगा, रिलायबल होगा? जवाब है नहीं। तो क्या आप उससे डिसीजन मेकिंग कर पाओगे क्या? जवाब है नहीं। तो इसके लिए बोला गया है कि भाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी चाहिए जो यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग हो, ओके, डिसीजन में सपोर्ट करने वाली हो। तो उसके लिए वो रिलायबल होनी चाहिए, ठीक है। Reliable information is required to form the judgment about the earning potential, ठीक है। ये रिलायबल इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, क्यों ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन चाहिए? ताकि आपको पता चले या आप जजमेंट लगा सको अबाउट द अर्निंग पोटेंशियल, हमारे बिजनेस का एक्चुअल में कितना पोटेंशियल है, हम कितना अर्न कर पाएंगे इस पर्टिकुलर बिजनेस से। ये आपको किससे समझ पाएगा बताना, या आप किससे समझ पाओगे? आपके रिलायबिलिटी से पता चलेगा, ओके। तो रिलायबल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द जजमेंट अबाउट द अर्निंग पोटेंशियल एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस फर्म। फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो क्या? हमारे कितने एसेट्स है, कितने लाइबिलिटीज है, मतलब कितनी प्रॉपर्टीज है और कितना हमको लोगों का देना बाकी है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको किससे पता चलेगी बताना? आपकी रिलायबल इंफॉर्मेशन से। अगर अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन ही रिलायबल ना हो, ओके, मतलब ट्रस्ट वर्दी ना हो, तो आप जजमेंट नहीं लगा पाओगे कि आपका एक्चुअल में अर्निंग पोटेंशियल कितना, आपकी एक्चुअल में एसेट्स कितनी, मतलब आपकी लाइबिलिटी कितनी, मींस आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये भी आप लोग जान नहीं पाओगे, ठीक है। रिलायबिलिटी डिफर्स फ्रॉम आइटम टू आइटम। अब भाई रिलायबिलिटी जो रहती है ना, आइटम टू आइटम डिफर करती है। सम आइटम्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड in annual report may be more reliable than others. For example, information regarding plant and machinery may be less reliable than certain information about current asset because differences in uncertainty of realization। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये क्या बात बोल रहा है। देखो बच्चों, अगर मान के चलो आपके पास में कोई पर्टिकुलर प्लांट एंड मशीनरी है और आपके पास में करंट असेट्स भी है। अब आप बोलेंगे सर ये करंट असेट क्या होता है? बेटा ये तो उनको समझना चाहिए, जब तक ये वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी उन्होंने तुमको सिखाई नहीं तो बुक में ये तब तक वर्ड आना नहीं चाहिए, बट फिर भी हम लोगों को पता है तो हम लोग देख लेंगे। देखो प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है, आपको अगर नॉर्मली अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो कोई आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ओके, लेट्स से आप लोग
पेन बनाने का काम कर रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू आर सेलिंग द पेन्स, आई एम टेलिंग दैट कि यू आर मैन्युफैक्चरिंग द पेन्स, ठीक है। तो अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो पेन का, तो आपको नहीं लगता कि कुछ मशीन्स लगेगी, कुछ प्लांट आपको लगेगा, ओके। तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी होती है, इसकी जो आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो जरा सी लेस रिलायबल हो सकती है। दैट सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट करंट एसेट। करंट एसेट बोले तो क्या, ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको एक साल के अंदर या शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट देगी, उसको बोलते हैं करंट एसेट। करंट एसेट किसको बोलने का, जो शॉर्ट टाइम में आपको बेनिफिट दे सकती, एक साल के अंदर बेनिफिट दे सकती, वो रहेंगी आपकी करंट एसेट। जैसे आप मान के चलो आपके पास में स्टॉक पड़ा हुआ है, ओके, आप बिजनेस कर रहे हो लेट्स से लैपटॉप्स का, तो लैपटॉप का आपके पास में स्टॉक है, तो वो आप लोग साल भर के अंदर 1 ईयर के अंदर बेच सकते हो और बेच के आप लोग पैसा अर्न कर सकते हो, आपको बेनिफिट देगा एक साल के अंदर। तो वो स्टॉक आपका क्या बन गया, वो आपका बन गया करंट एसेट। उसके अलावा आपके डेटर्स, अब डेटर्स क्या है वो भी आपको नहीं पता, बट आप बस अभी स्टॉक का एग्जांपल समझ के इतना जान लो कि करंट एसेट बोले तो ऐसी एसेट, ऐसी प्रॉपर्टी जो विद इन 1 ईयर हमको बेनिफिट दे सकती, ठीक है। तो होता क्या है, ये बोलता है कि भाई रिलायबिलिटी जो है वो डिफर करती है आइटम टू आइटम। प्लांट एंड मशीनरी वो बोलता है लेस रिलायबल है देन सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट एसेट, ओके, बिकॉज डिफरेंस इज इन अनसर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन। प्लांट एंड मशीनरी अगर आप बेचने निकलो तो आपको नहीं पता होता कि वो एग्जैक्ट कितने अमाउंट में बेची जा सकती है, बट करंट एसेट तो हमको पता होता है ना। जैसा मेरा अगर लैपटॉप का बिजनेस है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि लैपटॉप अगर मेरे पास में एक पड़ा हुआ है तो मैं उसको कितने में सेल कर पाऊंगा, दैट आई नो वेरी वेल। बट प्लांट एंड मशीनरी बेचने के बाद मुझे कितना भाव मिलेगा ये मुझे नहीं पता। मेरे पास में कोई सेकंड हैंड या मेरे पास में परचेस की हुई मेरी खुद की प्लांट एंड मशीनरी है, मैंने उसको यूज़ किया हो और कल चल के मैं उसको बेचने निकालूँ, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे पता होगा कि वो कितने में बिक सकती है? अब वो तो कस्टमर पे डिपेंड करेगा। सेकेंड हैंड चीज़ों का आप जो भाव फिक्स करते हो, आप जो रेट फिक्स करते हो ना, उस पर वो कभी नहीं बिकती है ना। तो फिर इसके लिए बोला है कि प्लांट एंड मशीनरी कल चल के कितने में बेची जाएगी ये हमको नहीं पता, लेकिन करंट असेट्स जैसे मैं अभी स्टॉक बोल रहा हूँ तो ये कितने में बेच सकते हो ये आपको अच्छे से पता होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है रिलायबिलिटी। आप बस ये ऊपर की 2-3 लाइनें याद रखना। सपोज आपके 11th के एग्जाम में आ भी जाए, वैसे हम एग्जाम ओरिएंटेड डेफिनेटली नहीं पढ़ रहे, बट क्योंकि 11th भी तो आपको एग्जाम तो एक देनी ही पड़ेगी, तो उसके लिए हम बस थोड़ा सा देख रहे, नहीं तो इसको वैसे तो देखने का भी काम नहीं होता। बट ध्यान में रख लो रिलायबिलिटी ऑफ व्हाट, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है दैट हैज टू बी रिलायबल, ओके, वो ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए। उसके बाद रिलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Relevant accounting information must be capable of making a difference in decision by helping users to form prediction about the outcome of past, present and future event or to confirm or correct the expectation. अब आपकी relevant information कौन सी रहेगी? जो आपको help करेगी, काय में help करेगी? Form predictions, prediction करने के लिए आपको help करेंगी। अच्छा, किसके प्रेडिक्शन करने के लिए? पास्ट में जो आपको आउटकम मिला, मतलब आपने जो बिजनेस किया तो पास्ट में आपको उसका क्या आउटकम मिला, प्रेजेंट में आपको क्या आउटकम मिल रहा है और फ्यूचर में आपको क्या मिलेगा, ओके। तो ये प्रेडिक्शन करने के लिए आपको आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प करनी चाहिए, ओके, तो जाके उसको बोला जाएगा कि वो आपके लिए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अगर तुम्हारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर इवेंट को कंफर्म कर रही है या एक्सपेक्टेशन को कंफर्म कर रही है, प्रेडिक्शन करने में आपको सपोर्ट करती है, तो आप लोग बोलोगे दैट इज अ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट मस्ट बी रिलेवेंट, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है किससे रिलेटेड बताना, बुक्स ऑफ अकाउंट या फाइनेंशियल रिपोर्ट मस्ट बी रिलेवेंट, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट बोले तो क्या, जहां पे आप लोग हिसाब किताब लिखते हो,
तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट की इंफॉर्मेशन आपकी कैसी चाहिए बताना, रेलेवेंट चाहिए। उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट मस्ट बी रिलेवेंट। फाइनेंशियल रिपोर्ट बोले तो क्या, आपका प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने जैसे आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस में क्या निकलता है, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आपको पता चलेगा, तो वो भी क्या चाहिए बताना, रिलेवेंट चाहिए। इन शॉर्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट कब बोली जाएंगी, अगर आप उससे प्रेडिक्शन कर पाओ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इवेंट के थ्रू, तो फिर आप लोग उसको बोल सकते हो कि दैट इज रेलेवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल। ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड नॉट इंक्लूड अननेसेसरी एंड इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो एक बात समझ के लेना, अकाउंटिंग में आप लोगों को अननेसेसरी आइटम डालने क्या बताना नहीं, जो हमारे लिए रिलेवेंट हो बस वही चीजें आप लोग वहां पे डाल के रखोगे। आपकी एक बिजनेस की डीलिंग हो रही है जो शायद आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, बिजनेस की कोई डीलिंग है वो हो सकता है आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी, तो उसको आज थोड़ी ना रिकॉर्ड करेंगे, जब फ्यूचर में बेनिफिट होगा तब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, ऐसी इररिलेवेंट चीजें अभी हमने वहां पे रिकॉर्ड नहीं करी है। ऑल द इंफॉर्मेशन इज सेड टू बी रिलेवेंट विच वुड हैव चेंज द आउटकम ऑफ द बिजनेस, मतलब जिससे भी बिजनेस का आउटकम बदल सकता है, चेंज हो सकता है, उन सबको आप लोग रिलेवेंट बोलोगे। एग्जाम्पल दैट इज all useful and related information must find a place in the place of books of account। तो जितनी भी आपकी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है तो सबकी प्लेस कहाँ पे होनी चाहिए, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपने एक बिजनेस में खुद का लैंड परचेस किया है, एक जमीन आपने परचेस करी है, ओके 20 लाख की आपने जमीन परचेस करी है बिजनेस के लिए, तो मुझे एक बात बताओ ये रिलेवेंट है कि नहीं है। तो आप जवाब देंगे सर 20 लाख का खर्चा किया ना, रेलेवेंट तो डेफिनेटली है। तो मैं अगर आपको पूछूं क्या आप इस लैंड को आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में बताओगे, आपके हिसाब किताब के बुक्स में बताओगे, आप बोलेंगे सर आप क्या बातें कर रहे हो, ये तो हमको बताना ही पड़ेगा ना, 20 लाख खर्चा कर रहे हैं तो फिर तो बताना तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, ओके हम तो इसको बताएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपने वो 20 लाख का एक्सपेंडिचर आपने रिलेवेंट माना, अरे बात समझ रही है आपको, आपने उसको रिलेवेंट मान लिया, इसके लिए आप उसको बोल रहे हो कि सर इसको तो बुक्स ऑफ अकाउंट में बताना ही पड़ेगा। ओके, ऑल द यूजफुल एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन मस्ट फाइंड अ प्लेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इनको कहां पे जगह मिलनी चाहिए, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में जगह मिलनी चाहिए। एंड द इंफॉर्मेशन मस्ट हैव टाइमलेसनेस, डेडिकेटिव एंड फीडबैक वैल्यू। इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो टाइमलेसनेस लगाए, मतलब उसको पढ़ने में ज्यादा टाइम ना लगे, ऐसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए। बेटा अगर आपको मैं सारे ट्रांजैक्शन दे देता हूं कि मेरे बिजनेस में कितना कितना धंधा हुआ, या लेट्स से मान लो मेरा फाउंडेशन का क्लास चलता है, इंटरमीडिएट का क्लास चलता है, अभी अभी 11 का भी क्लास चल रहा है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट है कि भाई सर को कितना प्रॉफिट हो रहा है ये भी हम लोग देख लेंगे, तो आप मेरे एक एक बच्चे की फीस देखते बैठोगे या आप बोलेंगे सर हमको सीधे प्रॉफिट बता दो। तो बात तो सीधी है, आप एक एक ट्रांजैक्शन देखने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, आप बोलेंगे सर सीधे प्रॉफिट बता दो ना यार। तो मतलब क्या हुआ, आपको इंफॉर्मेशन कैसी चाहिए, टाइमलेसनेस वाली, जिसमें टाइम ज्यादा ना जाए। आप एक एक ट्रांजैक्शन देखोगे उससे अच्छा डायरेक्टली प्रॉफिट देखोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इन शॉर्ट मुझे बोलना क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टाइमलेसनेस होना चाहिए, उसके अंदर टाइमलेसनेस होनी चाहिए, तो जाके आप लोग उसको रिलेवेंट बोल सकते हो। डेडिकेटिव होनी चाहिए, मतलब जो आपका पर्पस होता है ना, वो पर्पस को वो डेडिकेटेड होनी चाहिए। आपको अगर आगे चल के कंपैरिजन के लिए चाहिए तो वो डेडिकेटिव होना, ताकि आप लोग कंपैरिजन कर पाओ। इन शॉर्ट डेडिकेटिव होनी चाहिए। एंड फीडबैक वैल्यू, तो भाई जो भी आपका फीडबैक आ रहा है तो उसकी वो फीडबैक जो है वो उसके अंदर भी रिप्रेजेंट होना चाहिए, अकॉर्डिंगली उस पर एक्शन भी ली जानी चाहिए, ऐसी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, तो शॉर्टली आप इतना ही याद रखो, रिलायबिलिटी में हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो आपके रिलायबिलिटी है इसका मतलब आपको जो जजमेंट लेनी है, अर्निंग पोटेंशियल, फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है, तो वो आपको ढंग से पता चले आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। रेलेवेंस के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे बताना कि आप लोग
पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के जो भी आपके प्रेडिक्शंस हो सकते हैं वो लगा पाओ, उसके लिए आपको हेल्प करनी चाहिए ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी इज द क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन दैट एनेबल्स यूजर टू परस्यू इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अंडरस्टैंडेबिलिटी इसका मतलब ये होता है कि इट enables यूजर टू परस्यू इट्स सिग्निफिकेंस, मतलब जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, वो समझ में आए। किसको समझ में आए? उसके यूजर्स को। यूजर कौन होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के? कौन यूज करता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को? तो बेटा जो बिजनेस का ओनर होगा वो यूज करता है, गवर्नमेंट भी यूज करती है। कैसे गवर्नमेंट यूज करती है? गवर्नमेंट को जो आप टैक्सेस पे करते हो ना, वो इसी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेसिस पे पे किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली वो भी बातें आप लोग वहां पे देखने वाले हो। तो इन शॉर्ट ये जो भी यूजर्स है, तो ये यूजर्स को इंपॉर्टेंट समझ में आए आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं भाई अंडरस्टैंडेबल है। द बेनिफिट ऑफ इंफॉर्मेशन मे बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग इट मोर अंडरस्टैंडेबल। इसका बेनिफिट तभी ज्यादा होगा जब ये अंडरस्टैंडेबल होगी, ठीक है। हेंस यूजफुल टू अ वाइडर सर्कल ऑफ द यूजर, ताकि वो क्या हो जाए, बड़े यूजर के सर्कल तक क्या हो जाए, वो स्प्रेड हो सके। Thus, understandable financial accounting information present data that can be understood by users of information. Okay, तो अंडरस्टैंडेबल फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करती है डेटा को दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन शॉर्ट आप इतना ही याद रखो, ये अंडरस्टैंडेबल होना, ताकि जो इसके यूजर्स हो तो यूजर्स को ये परसीव करे इसका सिग्निफिकेंस। दैट्स इट, इतना लिख दोगे काम हो गया। फिर कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इन मेकिंग डिसीजन द डिसीजन मेकर will make comparison among alternatives which is facilitated by the financial information। अब देखो एक बात तो समझ के लो, अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी है तो कंपैरिजन जरूरी होता है ना, among alternative which is facilitated by financial information। Comparability implies to have like things reported in similar fashion unlike things reported differently। देखो एक बात बहुत सिंपल है, अगर आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपैरेबिलिटी करा रही है तो फिर आप मान के चलो आप कोई फर्दर डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। अब जैसे आप अगर बड़े बन के सीए बन रहे हो, ठीक है, तो आपके पास में दो ऑप्शन खड़े होते हैं, एक तो जॉब करना या फिर सीधे सीधे खुद की प्रैक्टिस करना, मतलब खुद का ऑफिस डालना और सीए के जो काम होते हैं वो काम करना। ये आपके पास में दो ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। लेट्स से आप जैसे ही सीए बन गए तो आपको एक बेहतरीन कंपनी से ऑफर आ गया, उन्होंने बोला कि चलो यार ये बच्चा टैलेंटेड या ये बच्ची टैलेंटेड दिख रही है तो इसको 75,000 पर मंथ देंगे। अब आप तो और जब बड़े हो जाओगे तब तो शायद पैसे की वैल्यू और बढ़ जाएगी। आज जालना जैसे सिटी में 75,000 ठीक ठाक माना ही जाता है। आप जब तक हो जाओगे तब तक 1 लाख के आपके एक्सपेक्टेशन हो जाए या देने वाले भी 1 लाख देने लग जाए पर मंथ। तो आपको सामने वाले ने 1 लाख पर मंथ का ऑफर दिया है, ठीक है, और आपके पास में और एक ऑप्शन है आपकी खुद की प्रैक्टिस सेट करना, मतलब खुद का बिजनेस सेट करना। ये भी आपके पास में क्या है बताना, एक ऑप्शन है। तो मुझे एक बात बताना, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको नहीं लगता आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं खुद का मेरा प्रैक्टिस सेट करूं, खुद का ऑफिस डालूं तो मुझे कितना प्रॉफिट हो सकता एक पूरे ईयर में, और उसको फिर कंपेयर करोगे आपके इस पर्टिकुलर पैकेज से, जॉब के ऑफर से आप लोग कंपेयर करोगे। तो बोलना मुझे एक ही है, प्रूव मुझे एक ही करना है। ये आपको अगर कंपैरिजन करना है ना बच्चों, तो आपके पास में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जरूर चाहिए। या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो इस बिजनेस को किसी अल्टरनेट बिजनेस से आपको कंपेयर करना है। आपके पास में 2 बिजनेस के ऑप्शन थे, इधर आप ये बिजनेस करो या वो बिजनेस करो, दोनों में से कोई एक बिजनेस करो। तो अगर आपके पास में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होगी तो आप दोनों बिजनेस को कंपेयर कर पाओगे और फिर जो ज्यादा सुटेबल है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है, उसको आप लोग कंटिन्यू कर पाओगे। बट उसके लिए क्या लगा, उसके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लगी।
तो इन शॉर्ट आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है ना, दैट मस्ट बी कंपेरेबल, वो कंपेयर होनी चाहिए। इन मेकिंग डिसीजन द डिसीजन मेकर विल मेक कंपैरिजन अमंग द अल्टरनेटिव। जब भी डिसीजन लेनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो अलग अलग अल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें कंपैरिजन करते हैं, विच इज फैसिलिटेटेड बाय फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कंपेरेबिलिटी इंप्लाइज टू हैव लाइक थिंग्स रिपोर्टेड इन सिमिलर फैशन। मतलब जो सेम सेम चीजें होती है उसको सिमिलर मैनर में प्रेजेंट करना और फिर उसको चेक करना, ये होता है कंपेरेबिलिटी। एंड अनलाइक थिंग्स रिपोर्टेड डिफरेंटली। अब जो चीजें अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करी है तो क्या आप उनको कंपेयर कर पाओगे क्या? जवाब है नहीं। जो सेम फैशन में आप इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हो तो ही जाके आप उनको कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट दिस आर योर व्हाट ऑल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वैसे अब 11th में भी इतना पॉपुलर नहीं होता क्वेश्चन, बट फिर भी हमारे सिलेबस में है, हमको पता हो जाना चाहिए, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस पर्टिकुलर पार्ट, ओके। अब देखो इसके बाद मैं जो बोल रहा था ना, सारा इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा, दैट इज देखो ये टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ये यहाँ से वो चीज़ें रहेंगी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आगे आपको अकाउंटिंग करने को, आगे अकाउंटिंग को समझने को। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो राइट फ्रॉम हियर, कल से वो सारी चीज़ें क्या होगी, स्टार्ट होने लग जाएगी। हम लोग पहले टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन देखेंगे, जो मॉनिटरी होते हैं, नॉन मॉनिटरी। इसका हमने हवाई मीनिंग देखा था, बट हम फिर इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखने लग जाएंगे, ओके। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज देखनी पड़ेंगी, मतलब जो टर्म्स आप लोग बार बार यूज करोगे हमारे अकाउंट्स में, ओके। तो ये चीजें भी हम लोग अब पढ़ने वाले हैं, बहुत ही नजदीक पहुंच गए। देखो ये सब टर्मिनोलॉजीज भी हमको पढ़नी है, ओके। तो ऐसे करके यहां से अब क्या हो जाएगा आपका, फिर अब अकाउंटिंग फुल फ्लेज रूप से चालू हो जाएगा, ओके। यहां तक सब हमने हवाई बातें देखी, अकाउंटिंग को ऊपर से देखने की कोशिश की। थेरोटिकल जो पार्ट था, जो पढ़ाने में भी बोर जाता है, आई नो वेरी वेल, आपको भी सुनने में जरा सा बोर तो हो रहा होगा, बट बेटा होता क्या है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। अगर तुमको अब आगे अच्छे से अकाउंटिंग समझनी है तो भाई थोड़ा सा बोर तो होना पड़ेगा। अब इसके बाद जो चालू होगा वो सारा की सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक चालू होगा एंड वैल्यू एडिशन का पार्ट चालू होगा। अभी तक आपने जो देखा ना, कोई खास वैल्यू एडिशन आपकी हुई नहीं है, बट अब इसके बाद जो देखोगे फिर एक एक स्टेप जो होती है ना, वो आपकी वैल्यू को ऐड करने लगेंगे। जो आपको रिक्वायरमेंट होती है ना आपके एक्चुअल सीए कोर्स को टैकल करने के लिए, वो सब चीजें अब फिर यहाँ से थोड़ा करके चालू होने लग जाएगी, ओके। तो आज के लिए हम लोग स्टॉप कर दें। थैंक यू।